आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का हुआ हिंदी का हल प्रश्न पत्र। और वीडियो को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको देता है मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह मुझे अवश्य देंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह प्रश्न पत्र हल करना और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है और यह ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो इसका जवाब हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में की थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले हैं राहुल संस्कृतायन जी। और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अभ्रंश काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल नाम की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो इसमें जो है आपका लौकिक जो है चरित काव्य आपका हो जाएगा भविष्यत यत कहा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य खंड को जो है गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925 तक, और इसके बाद गद्य का प्रवर्तन काल जो है कहा 1925 से 1950 तक संवत, और गद्य साहित्य का प्रसार जो है द्वितीय उत्थान के नाम से जाना जाता है, इसको संवत 1950 से 1975 ईस्वी तक, और गद्य साहित्य की वर्तमान गति जो का तृतीय उत्थान इनका है संवत 1975 से अब तक यानी जब तक इतिहास लिखा गया। अगला प्रश्न है कि विद्यापति इसमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। तो विद्यापति को जो है उनकी पदावली के लिए मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है कि इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो हैं वो अग्रदास नहीं हैं। अगला प्रश्न, अग्रदास जो है सगुण काव्य परंपरा के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इसमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिनिधि कवि, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को कहा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लोग हैं लाग कवित बनावत,
मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह पंक्तियां जो हैं घनानंद की हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है जूही की कली कविता को जो है बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। ऑप्शन डी। संकलित कवि हैं यानी दूसरे सप्तक के कवि आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें रघुवीर सहाय जो हैं यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवियों में शमशेर बहादुर, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती, इतने लोग थे। आगे, इनमें से कौन प्रपद्धवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रपद्धवाद और नकीनवाद एक ही है, तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका प्रताप नारायण त्रिपाठी। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? तो चिंतामणि जो है वह 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। पहला भाग जो है 1939 ईस्वी में, दूसरा भाग जो है 45 ईस्वी में 1900, और तीसरा भाग जो है 83 ईस्वी में 1900, और चौथा भाग जो है 2002 में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जो है निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। तो इसका सुमेलित जो है करना है आपको। तो मैंने सिल पहुंचाई, यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है। सुनो भाई साधो हरिशंकर परशाई की रचना है। और शिखरों के सेतु जो है यह शिव प्रसाद सिंह की रचना है। और रस आकेटक कुबेरनाथ राय की रचना है। अगला प्रश्न, वंदे वाणी विनायको इसमें से किसका निबंध संग्रह है? तो वंदे वाणी विनायको के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। तो मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के जो लेखक हैं वह हैं सरदार पूर्ण सिंह, और उन्हीं की रचना आचरण की सभ्यता भी है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। और उन्होंने केवल 6 निबंध ही लिख करके हिंदी साहित्य में अपनी अमरता को सिद्ध किया। तो वो 6 निबंधों में आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, ये जो हैं सरस्वती पत्रिका में छपे हुए निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक इसमें जो है वह है लहरों के राजहंस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला नाटक जो है राधा कृष्ण को माना जाता है। ऑप्शन बी। और इसके लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं, और इसका प्रकाशन काल जो है 1937 ईस्वी है। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं?
तो रक्षाबंधन लेखक जो है पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह आपका हो जाएगा छतरी, ऑप्शन सी। सलाम और घुसपैठिए भी ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही कहानी संग्रह है। और ये सभी कहानियां जो हैं एक वर्ग विशेष दलित समाज के यथार्थ चित्रण को प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है कि जंक्शन कहानी के लेखक कौन हैं। तो जंक्शन कहानी के लेखक जो हैं वो मुक्तिबोध हैं, ऑप्शन ए। और यह कहानी जो है उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति से परिचय कराती है हमारा। अगला प्रश्न 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवी हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इनकी अन्य रचनाओं में दर्द के पैबंद, किस लिए और 30, 40, 50 आदि उपन्यास जो है आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं। तो निष्कवच उपन्यास जो है इसकी लेखिका राजी सेठ हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आधा गांव इसमें से किस विधा की रचना है। तो आधा गांव जो है यह राही मासूम रजा का जो है आंचलिक उपन्यास है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राही मासूम रजा के अगर अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो ओश की बूंद, सीन 75, टोपी शुक्ला, जौनपुरी, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि हैं। आगे सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो सूरदास जो है यह रंग भूमि का पात्र है, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह सांस्कृतिक मिथकीय काव्यधारा के हैं, ऑप्शन ए इनका सही जवाब है। अगला प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। तो आवारा मसीहा जो है यह विष्णु प्रभाकर की द्वारा रचित जो है शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति किस कृति क्या है। तो अगर विधा की दृष्टि से बात की जाए तो यह जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की जो है आत्मकथा है और 2014 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक वृत्ति है। तो जूठन जो है हिंदी साहित्य के आत्मकथा जो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है वह अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय की रचना है, जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वह जूठन है। यह 1995 ईस्वी में लिखी गई। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा से में है। तो इसमें जो है आपका जवाब हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। यह हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा है और उनकी आत्मकथा जो है 4 खंडों में विभक्त है।
पहला खंड जो है आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं। यह 1969 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर लिखा 1970 ईस्वी में। और बसेरे से दूर जो है 1977 ईस्वी की आत्मकथा इनकी है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन हलावादी कवि के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है। तो इसमें जो है सही युग्म आपका हो जाएगा टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की रचना है। बाकी जो है सहचर का समय जो है यह रामदरस मिश्र की रचना है। और कस्तूरी कुंडल बस है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। और इसके बाद घर की बात जो है इसके लेखक गुरु दत्त हैं। अगला प्रश्न है कि याद हो कि न याद हो संस्मरण कृत के लेखक कौन हैं। तो याद हो कि न याद हो संस्मरण कृत के जो लेखक हैं वह काशीनाथ सिंह हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ताज किसकी रचना है। तो बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ताज जो है यह प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। और इसमें तो उत्तर दिया नहीं है। बंगाल का अकाल जो है यह प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। तो सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाषा भूषण जो है इसके रचनाकार हैं जसवंत सिंह। ललित ललाम मतिराम की रचना है। और काव्य निर्णय जो है यह भिखारी दास की रचना है। और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न, चंदनबाला रास के रचयिता हैं। तो चंदनबाला रास के रचयिता आसगु कवि हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो ये स्केच ऑफ हिंदी के स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो हैं एडविन ग्रेव्स। ऑप्शन डी, जिसका प्रकाशन जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मजयी। अगला प्रश्न है कि सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो सोए पलाश दहकेंगे नवगीत संग्रह के रचनाकार जो हैं वो नचिकेता हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो इसमें जो है अज्ञेय का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार है। धरती जो है यह इनका नहीं है। बाकी ऐसा कोई घर आपने देखा यह भी है। और सदा नीरा यह भी है। और धरती काव्य संग्रह जो है यह त्रिलोचन की रचना है। यह त्रिलोचन की रचना है। अगला प्रश्न है कि वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है। तो वह सफर था कि मुकाम था जो कृति है इसकी लेखिका जो है मैत्रेयी पुष्पा हैं। ऑप्शन
ए, यह इनका जो है संस्मरण है। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु क्या है? तो श्रृंखला की कड़ियां जो है समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है और इसमें जो है स्त्री विमर्श प्रमुख है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो नूरजहां प्रबंध काव्य के जो रचयिता हैं वो गुरु भक्त सिंह हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो दिनकर की जो रश्मिरथी है यह महाभारत की कथा वस्तु से ली गई है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अग्निलीक काव्य नाट्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो अग्निलीक के जो रचनाकार हैं वह हैं भारत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षाएं नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो नई समीक्षा नए संदर्भ यह डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, आलोचनात्मक कृति। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नागेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, जबकि इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं श्री कृष्णलाल। ऑप्शन क्षमा करें, डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो भारतीय साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की भूमिका, इसको तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इसमें से किस आलोचक का है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छाया की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं राम नरेश त्रिपाठी की हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर न सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम शक्ति की पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा इसका जामवंत का। ऑप्शन बी, जाम्बवान। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है?
तो जवाब हो जाएगा इसका जो है, यह कामायनी की पंक्तियां हैं और श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए पूछ लिया जाता है कभी कभी कि यह किस सर्ग से ली गई हैं। अगला प्रश्न, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए। टूटा हुआ पहिया जो है, टूटा पहिया शीर्षक कविता से अवतरित हैं यह पंक्तियां। अगला प्रश्न, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? तो यह जो काव्य पंक्ति है यह ठाकुर की है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, यह सूरदास के संबंध में नाभादास का कथन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो यह जो है तुलसीदास का है। ऑप्शन सी। उन्होंने कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत जो है वह उत्पत्तिवाद है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इसमें से किस आचार्य ने की है? तो रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना करने वाले हैं शंकुक महोदय। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो काव्य गुणों की संख्या 10 मानने वाले आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस अर्ध सममात्रिक छंद में विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोरठा। जी हाँ, सोरठा जो है यह दोहा का उल्टा होता है, यानी दोहा का उल्टा का मतलब कि छंद की राइमिंग जो स्कीम है उसके आधार पर यह विपरीत होता है। अगला प्रश्न, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में आपका व्यतिरेक अलंकार होगा। ऑप्शन बी। उपमान जो है, इसमें उपमेय और उपमान में क्या है, उसकी अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जा रही है। क्षम्यता। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का जो विकास है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंवारी इसमें से किस बोली से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बुंदेली। अगला प्रश्न, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो ने का प्रयोग जो है वह अवधी भाषा में नहीं होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में सुमेलित कौन सी है? तो इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन जो है श ख श ह उष्म व्यंजन है। ऑप्शन सी। क्योंकि ग जो है यह अघोष नहीं बल्कि सघोष है और फ जो है यह अल्प प्राण न होकर के महाप्राण है और ठ जो है यह आपका जो है अघोष है। तो इस हिसाब से
आपका सही विकल्प सी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें जो है ऊष्म व्यंजन पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ल। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें जो है कृषांगी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें चयन करना है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है भास्कर, इसमें ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से गलत वर्तनी कौन सी है, तो इसमें गलत वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है, तो इसमें अधीन होता है न कि आधीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वय शब्द जो है अनुधन्वय होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रत्येक शब्द में जो है प्रतिधन एक जो है इको यणज सूत्र से यण संधि होगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तदाकार का जो है शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत् धन आकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, तो धर्म और बुद्धि, धर्म विषयक जो बुद्धि है यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में अपादान पर सर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है, तो अपादान से अलग होने के लिए होता है, तो यहाँ जो है नाता तोड़ लिया, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है, तो उसको आप जो है हंस पद विराम चिन्ह कहते हैं या काक पद भी कहते हैं, ऐसे चिन्ह होता है ना, ऐसे लगाते हैं आप, एक कौवा की टांग की तरह, यही है आपका। आगे, कृत प्रत्यय लगता है, तो कृत प्रत्यय जो है सदा क्रिया के अंत में होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सौदामिनी का पर्यायवाची है, तो सौदामिनी जो है यह क्षण प्रभा, चपला, विद्युत, तड़ित आदि जो है पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, तो जो है विज्ञ जो होता है वह अज्ञ का विलोम होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वधर्म शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्वधर्म का विलोम होता है परधर्म, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, असंभव काम करना का अर्थक मुहावरा इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें जो है आसमान के तारे तोड़ना जो है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आंख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्त का अर्थ होगा कि मूर्ख किंतु धनी, तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है कि कल, आज और कल अवकाश रहेगा, यह जो है अशुद्ध है, क्योंकि आज और कल अवकाश रहेगा यह तो ठीक है, लेकिन कल इसमें जो है यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध वाक्य यही होगा। बाकी आज मौसम अच्छा है, परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया, ये तीनों सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो प्राण सदैव जो है क्या है, बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, प्राण हुआ, लोग हुआ, दाम हुआ, ये सब बहुवचन होते हैं। अगला प्रश्न, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, तो विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन जो है यह मिर्जापुर से होता था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा विश्वामित्र सरित सागर के लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इसमें से किसने कहा है? तो तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति वचन करने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाटक का मुख्य उद्देश्य जो है वह रसास्वादन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया है? तो जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 279, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो अगर सही अनुक्रम देखा जाए तो जो आचार्य भामा हैं उनका समय काल जो है यह 7वीं सदी का है, और आचार्य वामन जो हैं इनका जो है 8वीं सदी है, और इसके बाद जो है आनंदवर्धन जो है यह 9वीं सदी और कुंतक 10वीं सदी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन हैं? तो कवि कंठाभरण के जो रचनाकार हैं वो हैं क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो प्रसन्न राघव जो है यह जयदेव का नाटक है, बाकी कुमार संभवम, किराता अर्जुनीयम और शिशुपाल वधम यह जो हैं आपके महाकाव्य हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से भास की कृति कौन सी नहीं है? तो भास की कृति जो है वह आपकी बालचरित नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति जो है वह ऋतु संहार है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव जो है यह भवभूति की रचना है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह आचार्य दंडी का कथन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो काव्य मीमांसा के लेखक जो हैं वो राजशेखर हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरित्रात समास पद विग्रह होगा, तो इसका जो है हरिणात्रात, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तृतीया तत्पुरुष समास इसमें है। अगला प्रश्न, गोधूम चणकम में समास है, तो गोधूम चणकम में समास जो है वह हो जाएगा समाहार द्वंद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? जगत शब्द जो है जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो जवाब हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है यह।
परिश्रम बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा कि परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। ऑप्शन इसका जो है बी जो है यह सही है। अगला प्रश्न, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो बनारस अखबार का प्रकाशन जो है वह 1845 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कवित कहो दोहा कहो तुलसी न छप्पै छंद, वीर च्यों यह विचार के यह बखें रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह काव्य पंक्तियां रहीमदास की हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का युग्म एक गलत है, तो उसका आपको चयन करना है। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तितीर्षु। तितीर्षु जो है यह गलत है। तब करने में संलग्न जो इसका दिया गया है यह आपका गलत है, क्योंकि तितीर्षु का अर्थ होता है तैर कर पार करने वाला जो होता है उसकी इच्छा, मतलब जो तैर करके पार करे। अगला प्रश्न, औचित्य के आधार पर होता है, तो औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, परि प्रेम नंदलाल के मुहि न भावत जोग, मधुप राज पद पाय के भीख न मांगत लोग। तो इसमें पूछा जा रहा है अलंकार कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक में इनमें से अतिथि संपादक थे। तो इसका जवाब हो जाएगा अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लघु मानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो यह जो है नई कविता की है। ऑप्शन ए। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।